हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स के CSIR नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे थे। हमने पहले भी आपको बताया है कि कॉन्सेप्ट हम थोड़ा थोड़ा साथ में डिस्कस करते चलेंगे ताकि आपको आइडिया लगता चले कि कौन सी चीज़ हम क्यों लिख रहे हैं। तो आपका थोड़ा थोड़ा सा रिविजन भी होता रहेगा साथ में, और क्वेश्चन सोल्व करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन से आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट्स जो हैं वो रिवाइज हो जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि सिर्फ नेट के लिए, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी अगर आप देते हो, गेट का, बार्क का, जेस्ट का, तो सिमिलर क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं, सिमिलर कॉन्सेप्ट बेस्ड आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा से जो 28 क्वेश्चंस थे वो हमने सोल्व किए थे। सितंबर 2022 में एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो वो हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं और उससे आगे के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आज की वीडियो में एटॉमिक स्पेक्ट्रा से जून 2024 तक अभी तक नेट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे हम कवर करेंगे। तो क्वेश्चन है अपना, in the absorption spectrum of hydrogen atom, the frequency of transition from ground state to first excited state is nu h. The corresponding frequency for a bound state of a positively charged muon and an electron is nu mu. Using m mu is equal to 10 raised to power minus 28 किलोग्राम and mass of electron आपको given है, और mp जो है मास ऑफ प्रोटॉन आपको पता है वो क्या है, ग्रेटर देन है me से और m म्यू से। तो वैल्यू ऑफ न्यू म्यू माइनस न्यू एच डिवाइडेड बाय न्यू एच इज, तो यहाँ पे क्या गिवन है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है हाइड्रोजन एटम का ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या कर रहा है, अब्जॉर्ब हो रहा है पार्टिकल ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, और पार्टिकल जो है इलेक्ट्रॉन या म्यून जो भी है वो अपना ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है। तो उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी होगी न्यू, हाइड्रोजन एटम की बात करें तो आपको गिवन है कितनी, न्यू एच। हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब मियोनिक एटम जो आपको यहाँ पे गिवन है उसमें क्या है, पॉजिटिवली चार्ज मियोन है, मतलब प्रोटॉन की जगह पे मियोन है और एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। तो यहाँ पे जो न्यू फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए वो होगी न्यू एच और यहाँ पे न्यू म्यू, और दोनों का डिफरेंस करके जब न्यू एच से हम डिवाइड करते हैं तो वो वैल्यू हमें निकालनी है। तो आपको पता होगा कितनी एनर्जी रिक्वायर होती है एब्जॉर्प्शन में। तो सबसे पहले तो हमें ग्राउंड स्टेट की एनर्जी पता होनी चाहिए, फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी पता होनी चाहिए। दोनों का डिफरेंस हम निकालेंगे तो अपने पास क्या आएगी, एनर्जी आएगी, और एच से अगर हम डिवाइड करते हैं तो अपने पास क्या आएगी, फ्रीक्वेंसी आएगी। ठीक है, तो इस टाइप से आपको देखना है। तो ये तो हुआ मेथड। एक अगर आपकी प्रैक्टिस होती है तो आपको फॉर्मूला डायरेक्टली याद होगा कि ये फॉर्मूला होता है और ये वैल्यूज हमें पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। तो अगर मेथड से हम चलें तो हमें क्या देखना है, दोनों की एनर्जी का डिफरेंस देखना है। तो आपको पता होगा, मैं बहुत बार क्वेश्चन में बता चुकी हूँ कि nth स्टेट की एनर्जी किसी भी एटम के लिए उसका फॉर्मूला क्या होता है। नहीं भी पता है, ये बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। मैं एक बार फिर से लिख रही हूँ, माइनस म्यू जेड स्क्वायर ई रेज टू पावर 4 अपॉन 8 अपसाइल नोट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। और इसकी बजाय हम प्रेफर करते हैं क्या याद रखना, माइनस म्यू अपॉन एम ई 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये हुआ एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे वेवलेंथ के टर्म्स में आपको शायद एक फॉर्मूला याद होगा, नहीं होगा तो कैसे आता हम डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैं निकालूँ इस फॉर्मूला से तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, न्यू किसी भी nth स्टेट की फ्रीक्वेंसी इसके कोरस्पॉन्ड, एनर्जी के कोरस्पॉन्ड, तो माइनस म्यू जेड स्क्वायर ई रेज टू पावर 4 8 अपसाइल नोट स्क्वायर एन स्क्वायर एच क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और एच क्यूब इंटू में सी हम करें और सी से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं
तो जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर को छोड़ के जो टर्म हमारे पास बचती है उसको हम क्या बोल रहे हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट। तो रिडबर्ग कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है अपना, रिडबर्ग कांस्टेंट जो होता है हाइड्रोजन एटम की अगर हम बात करें तो हम RH से लिखते हैं। फॉर्मूला इसका क्या होता है, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू में सी को छोड़ के जो टर्म हमारी बची म्यू e⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h³ इंटू में सी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, और अगर हम इसको अब यहाँ पे जो है ई सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं सिर्फ म्यू को छोड़ के, म्यू जो होगा वो डिफरेंट होगा हर एक एटम के लिए। तो अगर इसको टोटल कांस्टेंट के टर्म्स में हम लिखेंगे तो R इन्फिनिटी की टर्म्स में लिखेंगे। R इन्फिनिटी को हम कैसे लिखते हैं, me⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h³ इंटू में c। तो RH को R इन्फिनिटी की टर्म्स में हम कैसे लिख सकते हैं, RH इज इक्वल टू म्यू अपॉन me इंटू में R इन्फिनिटी। देखो यही बन रहा है। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी हमारी है वो nth स्टेट की एनर्जी के कोरस्पॉन्ड है, उसको अगर आप लिखते हो RH की टर्म में, क्योंकि यहाँ पे आपको म्यू गिवन है, तो क्या वैल्यू आती है, न्यू nth स्टेट की एनर्जी के कोरस्पॉन्ड जो फ्रीक्वेंसी होगी उसका फॉर्मूला होगा माइनस म्यू अपॉन me R इन्फिनिटी, और बचेगा क्या, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू में c, सिर्फ यही टर्म बचती है। तो ये फॉर्मूला हुआ। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपको एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी गिवन है किसकी, हाइड्रोजन एटम की। जब ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो उसके लिए जो एनर्जी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो आपको गिवन है न्यू एच। फॉर्मूला क्या होगा, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी आपको पता है कम होती है, एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी ज़्यादा होती है, तो दोनों की एनर्जी का डिफरेंस हम लेंगे तो एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी माइनस ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, और उसके कोरस्पॉन्ड जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आएगा। तो कैसे आएगा, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको ग्राउंड स्टेट के कोरस्पॉन्ड गिवन है, किसी भी स्टेट के कोरस्पॉन्ड गिवन है, तो आप कैसे निकालोगे, माइनस म्यू अपॉन me, हाइड्रोजन एटम की हम बात कर रहे हैं तो जेड की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है, इंटू में R इन्फिनिटी इंटू में c, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आएंगे, सिर्फ ग्राउंड और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए चेंज आएगा तो सिर्फ n में आएगा। तो फॉर्मूला निकालने के लिए जो एनर्जी फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है उसके लिए क्या करेंगे, पहले तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी n की जगह पे रखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस ग्राउंड स्टेट की एनर्जी 1 का स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला अपना बनेगा हाइड्रोजन एटम के लिए। तो वैल्यू क्या आ रही है, अब हाइड्रोजन एटम के लिए टास्क क्या है, म्यू फाइंड आउट करना, और आपको पता है म्यू जो है हाइड्रोजन एटम के लिए वो me के ही इक्वल होता है। फॉर्मूला आपको पता है कैसे निकालते हैं, mp अपॉन mp प्लस me। तो ये जो वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेटली me आएगी, हम पहले भी क्वेश्चन में कर चुके हैं, आपको पता भी होगा। me से me कैंसिल हो जाएगा और हाइड्रोजन एटम के लिए ये वैल्यू क्या आ रही है, माइनस साइन हम अंदर ले लेंगे तो वैल्यू आ रही R इन्फिनिटी c, और इसको सोल्व करते हैं तो वैल्यू अपनी आती है 3/4। तो ये आ रहा है अपना न्यू H। अब हमें फाइंड आउट करना है कि हाइड्रोजन में जो प्रोटॉन था उसकी जगह पे क्या आ गया, पॉजिटिवली चार्ज म्यून है और एक इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है न्यू म्यू, और न्यू म्यू की वैल्यू क्या आएगी, अब यहाँ पे चेंज सिर्फ किस में आएगा, हो वही रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी ही आपको गिवन है न्यू म्यू। तो वही एब्जॉर्प्शन हो रहा है 2 का स्क्वायर, जो सेकेंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है उसमें से ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या होगी, माइनस होगी। तो ये फॉर्मूला तो एज इट इज़ रहेगा, चेंज आया अपना म्यू में, और म्यू की वैल्यू क्या आएगी, अब म्यू की वैल्यू जो आती है वो कितनी आती है, म्यू की वैल्यू आपको गिवन 10⁻⁻28, me की वैल्यू गिवन है 10⁻⁻30, डिवाइड में आएगा 10⁻⁻28 प्लस 10⁻⁻30। तो यहाँ से 10⁻⁻28 मैं कॉमन लेती हूँ
तो ये 10⁻⁻28 जो है वो कैंसिल आउट होगा। ऊपर है, इसको मैं लिख लेती हूँ me की टर्म्स में, क्योंकि यहाँ पे आपको मास me से कैंसिल आउट हो जाएगा। नीचे बचेगा 1 + 10⁻²। ठीक है, तो ये वैल्यू जो आई हमारी, ये हम पुट कर देंगे यहाँ पे म्यू की जगह है। तो हमारे पास क्या आएगा, म्यू की जगह me पुट करेंगे तो me कैंसिल होगा, 1/1 + 0.01 R∞ C, और ये वैल्यू कितनी है 3/4। तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है। ठीक है, नेगेटिव साइन जो था वो हमने अंदर लिया था, तो 3/4 वैल्यू हमें मिल रही थी। अब आपको निकालना क्या है, न्यू म्यू में से न्यू हाइड्रोजन सब्ट्रैक्ट करना है। तो न्यू म्यू माइनस न्यू एच अपॉन न्यू एच, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो न्यू म्यू की वैल्यू है 1/1 + 0.01 माइनस, ये चीज़ें जो थी वो तो कॉमन आ जाएंगी, 3/4 R∞ इंटू में C। इसको मैं लिख लेती हूँ ऐड करके ही, क्या वैल्यू आती है हमारे पास 1/1.01। ठीक है, माइनस करेंगे न्यू एच तो 1 आएगा, डिवाइड में आएगा न्यू एच 3/4 R∞ C, जो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू आ रही है। अब इसका हम सोल्व करते हैं, तो 1 - 1.01 डिवाइडेड बाई 1.01, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू क्या आएगी -0.01। तो जो सी ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। आपको क्या करना है, डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर डायरेक्टली ये फॉर्मूला आप याद रखते हो तो क्वेश्चन आपका इजीली सोल्व हो जाएगा। इस फॉर्मूले में भी यहाँ पे आपका होगा NF² - NI²। इनिशियली जो एटम जिस स्टेट में था उससे फाइनल जिस स्टेट में जा रहा है वो हम इस टाइप से लिखेंगे। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे आप, और ये फॉर्मूला आपको पता भी होगा आपको किस फॉर्म में गिवन होता है, 1/λ की फॉर्म में गिवन होता है। और वो कैसे गिवन होता है, -μ/me R∞, और यहाँ पे C नहीं आता, फिर R∞ 1/NF² - 1/NI²। इस टाइप से आपको फॉर्मूला गिवन होता है जो जनरली आप याद रखते हो। मैंने सिर्फ ये बताया कि ये फॉर्मूला अपना आया कैसे है। आई होप आपको समझ आया होगा। हमने किसी भी nth स्टेट की फ्रीक्वेंसी ली, उसे ग्राउंड स्टेट की फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की फाइंड आउट करेंगे, दोनों का डिफरेंस करते हैं, उतनी एनर्जी हमें चाहिए, उतनी फ्रीक्वेंसी चाहिए इलेक्ट्रॉन के अब्जॉर्प्शन के लिए। इलेक्ट्रॉन उतनी एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो बस यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इलेक्ट्रॉन्स पोलराइज्ड अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन आर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। आपको गिवन है वेयर B1 जो है वो ग्रेटर है B2 से, एंड ओमेगा आर पॉजिटिव कांस्टेंट। तो वैल्यू ऑफ H क्रॉस ओमेगा फॉर विच पोलराइजेशन फ्लिप प्रोसेस इज ए रेजोनेंट वन इज। तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो x डायरेक्शन में पोलराइज्ड हैं। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन की बात हम करें x डायरेक्शन में, वो कैसे होगी, Sx की वैल्यू होगी 1/2। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पोलराइज्ड हैं Sx डायरेक्शन में, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, Ms की अगर हम बात करते हैं तो वो होंगे कुछ -1/2 में और कुछ होंगे +1/2 में। इस टाइप से ही होंगे कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, कुछ की स्पिन इस टाइप से होगी, कुछ की इस टाइप से होगी। ऐसे स्पिन होगी क्योंकि वो डिफरेंट होगी, उनकी एनर्जी जो है वो डिफरेंट है, इसलिए वो अलग अलग होंगे। पोलराइज्ड तभी होंगे ना जब वो डिफरेंट होते हैं। जो डिफरेंट स्पिन के हैं वो एक साइड, और सेम स्पिन, जो सेम स्पिन है वो एक साइड, दूसरी स्पिन है वो दूसरी साइड। तो यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड गिवन है जहाँ पे B1 जो है वो ग्रेटर है B2 से। तो H क्रॉस ओमेगा इस टाइप से अपने पास अब सिस्टम है कि इलेक्ट्रॉन्स जो सेम स्पिन के हैं वो एक तरफ हैं, डिफरेंट स्पिन के हैं वो एक तरफ हैं। तो इस टाइप से अपने को सिस्टम गिवन है
कि सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक साइड हैं, अपोजिट स्पिन वाले हैं वो एक साइड हैं, ठीक है। तो इनको पोलराइजेशन जो अपनी हुई है उसको फ्लिप करने के लिए जो एनर्जी चाहिए H क्रॉस ओमेगा, उसकी क्या वैल्यू आएगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है इंटरेक्शन एनर्जी जब हम निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन की स्पिन आपको गिवन है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है। अगर स्पिन की हम बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला होता है, वैसे जनरल तो फॉर्मूला होता है म्यू बी इंटू में बी, लेकिन यहाँ पे स्पिन जो है वो डिफरेंट होगी तो उसके लिए फॉर्मूला होएगा जी, लैंडे जी फैक्टर स्पिन के लिए आएगा, म्यू बी आएगा, म्यू बी इंटू में एस एक्स इंटू में बी, ठीक है। अब जी एस ऑलवेज 2 होता है एंड एस एक्स जो है वो हाफ होता है, तो वैल्यू आपकी क्या आती है म्यू बी इंटू में बी। तो आपकी टास्क क्या है, म्यू बी तो कांस्टेंट है, बी फाइंड आउट करना है। अब फॉर्मूला देखो आपको B1 B2 इनकी टर्म्स में गिवन है, ठीक है। तो बी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बी का मैग्नीट्यूड अगर हम लेते हैं तो वो क्या आएगा, आई कैप B1 का स्क्वायर प्लस जे कैप में B2 कोस ओमेगा टी इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस B2 साइन ओमेगा टी इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पे B1 का मोड स्क्वायर प्लस B2 का मोड स्क्वायर अपना आ जाएगा कॉमन, और कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या होता है 1। तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है, लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि B1 जो है वो ग्रेटर है B2। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अप्रोक्सीमेटली क्या हुआ, B1 का मोड स्क्वायर, यहाँ पे B का मोड स्क्वायर हम निकालेंगे, ठीक है। तो B का मोड स्क्वायर जो है वो आपका अप्रोक्सीमेटली इक्वल हुआ B1 के मोड स्क्वायर के, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड हम लेके चल रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड जो है वो अप्रोक्सीमेटली B1 हम ले सकते हैं, क्योंकि B1 बहुत ज़्यादा है B2 से, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू हम पुट करेंगे B1। अब ये तो होगी इलेक्ट्रॉन अगर इस स्टेट में है तो Sx की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे, जो Sx नहीं हम यहाँ पे MJMS लेते हैं, ठीक है। वैल्यू हम पुट करेंगे कितनी होगी -12। तो यहाँ पे एनर्जी जो आएगी वो कितनी आएगी माइनस म्यू बी इंटू में B1। यहाँ पे जो एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी म्यू बी इंटू में B1, क्योंकि यहाँ पे MS की वैल्यू कितनी है +12 है। दोनों का डिफरेंस देखो, उतनी एनर्जी हमें चाहिए इस प्रोसेस को, इस पोलराइजेशन को फ्लिप करने के लिए। तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, जिसकी ज़्यादा एनर्जी है माइनस जिसकी कम एनर्जी है, उसकी वैल्यू आती है 2 म्यू बी इंटू में B1। इसका क्या है मैग्नीट्यूड। तो ये एनर्जी हमें चाहिए इस प्रोसेस को, इस पोलराइजेशन को फ्लिप करने के लिए। तो H क्रॉस ओमेगा की वैल्यू आएगी 2 म्यू बी B1, जो डी ऑप्शन होगा वो अपना करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। इंटरेक्शन एनर्जी जब हम स्पिन की बात कर रहे हैं सिर्फ, तो क्या होता है फॉर्मूला GS म्यू बी इंटू में MS। तो दोनों के लिए ही हम निकालेंगे, जिसके लिए अपोजिट स्पिन है, जिसके लिए पैरेलल स्पिन है, जिसके लिए एंटी पैरेलल स्पिन है। दोनों की एनर्जी निकालो, डिफरेंस निकालो, उतनी ही एनर्जी हमें रिक्वायर होगी पोलराइजेशन को फ्लिप करने के लिए। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये जून 2023 में आया था। द रेड लाइन ऑफ वेवलेंथ 644 नैनोमीटर इन द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ कैडमियम corresponds to a transition from 1d2 level to 1p1 level in the presence of weak magnetic field. This spectral line will split into, इग्नोर करना है हाइपर फाइन स्ट्रक्चर को। तो कितनी लाइंस में स्प्लिट अप होगा अगर एक वीक मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया है और ट्रांजिशन हो रहा है 1d2 से 1p1 में, कितनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी अपने पास। तो वीक मैग्नेटिक फील्ड का आपको पता होगा क्या गिवन है यहाँ पे। एक तो वीक मैग्नेटिक फील्ड गिवन, वीक मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है जीमन इफेक्ट होता है, ठीक है। जीमन स्प्लिटिंग होगी। अब जीमन इफेक्ट में भी आपको क्या गिवन है
कि 1D2 से 1P1 में ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब S की वैल्यू क्या है, यहाँ पे भी S की वैल्यू क्या है 0, यहाँ पे भी S की वैल्यू क्या है 0, क्योंकि स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपको 1 गिवन है, ये ध्यान देना है आपको। S अगर 0 है तो हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल जीमन इफेक्ट होता है, नॉर्मल जीमन स्प्लिटिंग होगी। और नॉर्मल जीमन स्प्लिटिंग के केस में जो एनर्जी डिफरेंस आता है किसी भी दो लाइंस के बीच में, जैसे कि हम मान के चलें कि जो स्प्लिटिंग हुई है, स्प्लिटिंग एनर्जी डिफरेंस जो होगा वो हमारा क्या आता है, म्यू बी इंटू में बी। आपको पता होगा डेल्टा ई की वैल्यू जो है वो स्प्लिटिंग एनर्जी को बताती है, नॉर्मल जीमन स्प्लिटिंग में ये वैल्यू आती है। ठीक है, किन्हीं भी दो की अगर हम बात करते हैं तो। अब एक और भी बात है, नॉर्मल जीमन स्प्लिटिंग में ऑलवेज जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं वो हमारी 3 ही होती हैं। उनमें क्या होता है, 2 सिग्मा लाइंस होती हैं और एक पाई लाइन होती है। पाई लाइन होती है ट्रांजिशन जब 0 से 0 में हो रहा होता है, सिग्मा लाइन एक +1 के कोरस्पॉन्ड, एक -1 के कोरस्पॉन्ड, क्योंकि जो अपना रूल है सिलेक्शन रूल वो क्या कहता है, डेल्टा एम जे जो होगा ना वो क्या होना चाहिए 0 और +-1। तो 2 सिग्मा लाइन मिलेंगी जब डेल्टा एम जे की वैल्यू क्या होगी +1 एंड -1, और एक पाई लाइन हमें मिलती है जब डेल्टा एम जे की वैल्यू होती है 0। ठीक है, तो ये तो था फॉर्मूले की अगर हम बात करें कि इस टाइप से जीमन स्प्लिटिंग होती है। अब अगर स्प्लिटिंग की हम बात करते हैं कि स्प्लिटिंग जो है वो किस टाइप से होगी, तो 1D2 की हम बात करें, वीक मैग्नेटिक फील्ड में जो स्प्लिटिंग होती है, एंड 1P1 स्प्लिटिंग आपकी किस टाइप से होगी, Mj जो है वो स्प्लिट होता है। J की वैल्यू हमारे पास है 2, तो Mj की वैल्यू क्या आ जाएंगी, पॉसिबल वैल्यू 2, 1, 0, -1, -2, ये हमारे पास Mj की पॉसिबल वैल्यूज होंगी। अब 1P1 आपको गिवन है तो Mj की वैल्यू कितनी गिवन है 1, J की वैल्यू गिवन है 1, तो स्प्लिटिंग होगी 1, 0, -1। अब ट्रांजिशन लाइंस की अगर हम बात करें तो ये सिलेक्शन रूल्स हमें फॉलो करवाना है। ठीक है, Mj 0 से 0 पॉसिबल नहीं होगा, तो यहाँ पे ट्रांजिशन लाइंस कितनी आती है, 2 से 1 में आ जाएगा, 2 से 0 में नहीं आ सकता, 1 से 1 में आ जाएगा, 1 से 0 में आ जाएगा। ठीक है, 0 से 1 से -1 नहीं हो सकता क्योंकि सिलेक्शन रूल फॉलो नहीं कर रहा। 0 से हमारा ये Mj एक फॉर्मूला है, Mj 0 से 0 सिलेक्शन रूल में ही आपको ध्यान रखना है। पॉसिबल कब नहीं होगा, जब डेल्टा J जो है वो क्या हो 0 हो। अब डेल्टा J की वैल्यू अगर आप चेक करो, यहाँ पे J की वैल्यू 2 है, यहाँ पे J की वैल्यू 1 है, तो Mj 0 से 0 यहाँ पे पॉसिबल है। अगर यहाँ पे भी 1 होता या यहाँ पे 2 होता तो 0 से 0 लाइन जो थी वो पॉसिबल नहीं होती। तो अब 0 से 0 का ट्रांजिशन पॉसिबल होगा, 0 से -1 आ सकता है, 0 से 1 में भी आ सकता है। ठीक है, -1 से 0 में जाएगा, -1 से -1 में आएगा, -1 से 1 में नहीं जा सकता, -2 से सिर्फ -1 में आएगा। तो नंबर ऑफ लाइंस यहाँ से आप देखते हो 3 ये बन रही हैं, 3 ये बन रही हैं और 3 ये बन रही हैं। 9 लाइंस हमें मिल रही हैं, लेकिन जो ये 9 लाइंस हैं वो क्योंकि ये स्प्लिटिंग है ना जो सबकी, उसकी वैल्यू सेम है म्यू बी इंटू बी। डेल्टा ई की वैल्यू जो नॉर्मल जीमन इफेक्ट में होती है वो सेम होती है। तो यहाँ पे जो हमें 9 लाइंस मिल रही हैं वो क्या हैं, 3 लाइन जो हैं वो डीजेनरेट लाइंस हैं, और हर एक की डीजेनरेसी जो है वो भी कितनी है, 3 है। अब 2 से 1 की अगर आप बात करते हो या 1 से 0 की आप बात करते हो तो वो लाइंस जो हैं उनमें एनर्जी जो है वो सेम है। तो ऐसी 3 लाइन जो होंगी उनकी जगह पे आपको एक ही लाइन शो करेगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस नॉर्मल जीमन इफेक्ट में 3 ही आपको मिलती हैं, क्योंकि
जो स्प्लिटिंग एनर्जी डिफरेंस जो है डेल्टा ई वो सेम होता है, इसलिए नंबर ऑफ लाइंस आपको 3 मिलेंगी। वो डीजेनरेट लाइंस हो सकती हैं। अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन 3 नहीं गिवन होता, नो गिवन होता, तो बेस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर था वो 9 हो सकता था। लेकिन अगर आपको पहले 3 गिवन है, भले ही आपको 9 गिवन हो, आप 3 पे ही टिक करोगे। तो यहाँ पे ऑप्शन में आप देखोगे तो मे बी आपको 9 गिवन हो सकता है, हाँ गिवन है, और हमने ऐसे देखी भी हैं लाइंस, तो 9 भी आ रही हैं, लेकिन 9 इज़ नॉट ए करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि म्यू बी जो है, म्यू बी इंटू बी जो एनर्जी डिफरेंस है वो सेम है। तो 3 जो लाइन स्प्लिट होके यहाँ पे दिख रही हैं वो आपको एक ही शार्प लाइन दिखेगी, क्योंकि वो क्या है, डीजनरेट लाइन्स है। तो नॉर्मल जीमन इफेक्ट में ऑलवेज 3 स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं, सिग्मा, सिग्मा एंड पाई, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये दिसंबर 2023 में आया था। द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड लैम्डा एच एंड लैम्डा डी डिनोट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ्स इन बामर स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम एटम रेस्पेक्टिवली। Ignoring the fine and hyperfine structures, the percentage difference y is equal to lambda h minus lambda d divided by lambda h into 100 is closest to। और जब ऑप्शन आप देख रहे हो तो बहुत ही माइनर परसेंटेज एरर दिख रही है, मतलब हाइड्रोजन एटम की वेवलेंथ और ड्यूटेरियम एटम की वेवलेंथ, और वेवलेंथ भी कौन सी, बामर स्पेक्ट्रम की, बामर स्पेक्ट्रम की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, परसेंटेज एरर आ रही है, वो बहुत माइनर दिख रही है ऑप्शन में। मतलब वो किसकी वजह से है, मास करेक्शन फैक्टर की वजह से। तो आपको पता होगा मास करेक्शन फैक्टर के लिए वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है। जब कोई भी ट्रांजिशन होता है हमारा, तो फॉर्मूला होता है 1 लैम्डा इज इक्वल टू म्यू अपॉन एम ई आर इन्फिनिटी इंटू में जेड स्क्वायर 1/nf² माइनस 1/ni²। ये फॉर्मूला हमने अभी यूज किया था जब क्वेश्चन 29 हमने देखा था, और क्वेश्चन 29 में मैंने यहाँ पे आपको नेगेटिव साइन बता दिया था। नेगेटिव और पॉजिटिव साइन से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि नेगेटिव और वेवलेंथ जब हम निकालते हैं तो वेवलेंथ किसके कोरस्पॉन्ड निकालते हैं, किसी एनर्जी के कोरस्पॉन्ड। एनर्जी चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, वेवलेंथ जब भी आएगी, वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर या सेंटीमीटर, मतलब मीटर वाली यूनिट्स होती है वेवलेंथ की, लेंथ वाली यूनिट होती है। वेवलेंथ एक तरीके से है ही लेंथ, तो लेंथ जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी। तो फॉर्मूले में आप नेगेटिव रखो पॉजिटिव रखो, वो डिपेंड करता है कि NF ज़्यादा है या NI ज़्यादा है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव लेते हैं। अगर मैंने यहाँ पे नेगेटिव लिया तो इसका मतलब क्या है कि NF की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम ज़्यादा होनी चाहिए। NF की वैल्यू ज़्यादा होगी तो हम नेगेटिव साइन लेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें टर्म क्या मिलनी चाहिए, नेगेटिव मिलनी चाहिए, अगर हम बाहर नेगेटिव ले लें तो, ठीक है। अगर यहाँ पे टर्म हमारी पॉजिटिव आ रही है तो बाहर हमें साइन पॉजिटिव लेना है। तो अब हम बात कर रहे हैं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर स्पेक्ट्रम। बामर स्पेक्ट्रम आपको पता होगा हमें कब मिलता है, जब ट्रांजिशन अपना किस लेवल में होता है, n=2 लेवल में, चाहे वो n=3 से हो, 4 से हो या किसी भी लेवल से हो। ट्रांजिशन होना किस में चाहिए, n=2 में। NF यहाँ पे फिक्स है, बामर सीरीज के लिए NF की वैल्यू होगी 2, ठीक है। अब NF की वैल्यू कम है, इनिशियल जहाँ से ट्रांजिशन हो रहा है वो n की वैल्यू ज़्यादा है, ये टर्म आपकी क्या आएगी, पॉजिटिव। तो बाहर साइन हम लेंगे पॉजिटिव, क्योंकि वेवलेंथ क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ओके। तो अब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की हम बात करें तो जो एनर्जी डिफरेंस होना चाहिए, यहाँ से यहाँ का देखें 3 से 2 का या 4 से 2 का, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हमें कब मिलेगी, जब एनर्जी डिफरेंस जो है वो कम होगा। तो ट्रांजिशन कहाँ से होगा, n=3 से 2 में होगा, क्लियर है। तो ni की वैल्यू भी यहाँ से क्लियर होगी, वो कितनी है, 3,
अच्छा, हाइड्रोजन एटम की हम बात कर रहे हैं या ड्यूटेरियम एटम की बात कर रहे हैं तो Z की वैल्यू भी क्या है, 1 है। अब टास्क अपनी क्या है कि हमें म्यू फाइंड आउट करना है हाइड्रोजन के लिए और ड्यूटेरियम के लिए। तो म्यू की वैल्यू हाइड्रोजन एटम के लिए क्या होगी, म्यू हम फाइंड आउट करेंगे हाइड्रोजन एटम का। तो हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला क्या होगा, MpMe अपॉन MP प्लस Me, ठीक है। और म्यू अपॉन Me हम लिखेंगे तो क्या आएगा, MP अपॉन MP प्लस Me, क्योंकि Me कैंसिल आउट हो जाएगा। फॉर्मूले में म्यू अपॉन Me हमें फाइंड आउट करना है। म्यू एच अगर ड्यूटेरियम का हम फाइंड आउट करें तो एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेटली सेम, तो हम क्या लेंगे 2mp इंटू में Me अपॉन 2mp प्लस Me, ठीक है। और म्यू डी अपॉन Me लिखेंगे तो ये टर्म हमें सिर्फ मिलेगी। अब क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है लेमडा एच माइनस लेमडा डी डिवाइडेड बाई लेमडा एच, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करनी पड़ेगी, वेवलेंथ। फॉर्मूला किसका है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ का। तो लेमडा एच हम फाइंड आउट करेंगे तो लेमडा एच की वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यूज आप पुट करते हो, NF इज इक्वल टू 2 एंड I इज इक्वल टू 3, तो 1/4 माइनस 1/9 और LCM लेके सोल्व करते हैं तो आता है 5/36। रेसिप्रोकल लेंगे 36/5। R इन्फिनिटी रेसिप्रोकल में जाएगा, Z की वैल्यू 1 है। म्यू अपॉन Me रेसिप्रोकल लेंगे इस टर्म का तो हमारे पास क्या आती है, लेमडा एच MP प्लस Me अपॉन MP, ठीक है। लेमडा डी की अगर हम बात करें तो 36/5 सेम है, R इन्फिनिटी सेम है, Z की वैल्यू सेम है। यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा 2mp प्लस Me डिवाइडेड बाई 2mp। ऑल राइट, अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करो लेमडा एच माइनस लेमडा डी, 36/5 R इन्फिनिटी तो आ गया कॉमन। वैल्यू हम निकाल रहे हैं लेमडा एच माइनस लेमडा डी, डिवाइड करेंगे लेमडा एच से, कॉमन आ गया। बचा क्या, लेमडा एच में MP प्लस Me डिवाइडेड बाई MP माइनस 2mp प्लस Me डिवाइडेड बाई 2mp, और डिवाइड में क्या ले रहे हैं हम, लेमडा एच जो वैल्यू क्या है 36/5 R इन्फिनिटी MP प्लस Me डिवाइडेड बाई MP। तो ये टर्म अपनी कैंसिल हो रही है। इसको हम सोल्व करेंगे LCM लेके, ऊपर LCM आया 2mp, MP प्लस Me माइनस 2mp, ये 2 इधर जाएगा, 2mp प्लस 2Me माइनस 2mp माइनस Me, ठीक है। और नीचे हमारा क्या है, MP प्लस Me डिवाइडेड बाई MP। तो एक MP ये कैंसिल आउट हुआ, यहाँ से 2mp से 2mp कैंसिल होगा, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आ रहा है Me अपॉन 2 और डिवाइड में क्या है MP प्लस Me। तो आपको पता है मास ऑफ प्रोटॉन हम लिखेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में, जिसकी वैल्यू क्या होती है। अब हमें निकालना है लेमडा एच माइनस लेमडा डी अपॉन लेमडा एच इंटू में 100% एरर, तो Me डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे हम लिखेंगे 1836 टाइम्स Me होता है, तो 1836 प्लस 1 टाइम्स Me से Me कैंसिल होगा, इंटू में 100 करते हैं। तो जब आप इसको सोल्व करते हो तो आपकी वैल्यू जो आती है वो क्या आती है, अप्रोक्सीमेटली 0.027%। तो ऑप्शन से मैच करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0.03%। तो ऑप्शन से मैच कर लो कौन सा ऑप्शन अपना ठीक हो रहा है। जो सी ऑप्शन होगा वो अपना करेक्ट ऑप्शन होगा। आपने देखा होगा जब हम लेमडा एच माइनस लेमडा डी बाई लेमडा एच कर रहे थे तो कोई भी नेगेटिव साइन वहाँ पे नहीं आ रहा था। ऑप्शन में आपको नेगेटिव साइन भी गिवन है,
सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये भी दिसंबर 2023 में आया था। ए सोलर प्रोब मिशन डिटेक्ट्स ए फ्रैक्शनल वेवलेंथ शिफ्ट डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन लैम्डा गिवन है विद इन ए सन स्पॉट टू बी द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻5. Assuming the shift is caused by the normal Zeeman effect neglecting other physical effects, the estimated magnetic field in Tesla within the observed sunspot is closest to. तो यहाँ पे आपको नॉर्मल जीमन इफेक्ट गिवन है एंड डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा गिवन है। तो आपको पता है इंटरेक्शन एनर्जी की जो डिफरेंस होता है, इंटरेक्शन एनर्जी की वजह से जो स्प्लिटिंग में डिफरेंस होता है एनर्जी का, नॉर्मल जीमन इफेक्ट में कितना होता है, बहुत बार मैं बता चुकी हूँ, ये होता है। अब इसको हम लिखेंगे लैम्डा की टर्म्स में, क्योंकि आपको लैम्डा की टर्म्स में वैल्यूज गिवन है। तो वो क्या होएगा, HC बाई लैम्डा स्क्वायर डेल्टा लैम्डा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, HC बाई लैम्डा इंटू डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा। डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा की वैल्यू गिवन है, लैम्डा की वैल्यू गिवन है, H और C कॉन्स्टेंट आपको पता है, म्यू बी की वैल्यू आपको पता है। ये किसके इक्वल है, म्यू बी इंटू बी के इक्वल है। बी की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो सारी वैल्यूज पुट करके। जो बी की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, बी की वैल्यू आएगी HC बाई लैम्डा डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा इंटू में म्यू बी, और ये सोल्व करते हो तो अप्रोक्सीमेटली आती है 0.33। तो जो ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एन एटम ऑफ मास m इनिशियली एट रेस्ट resonantly absorbs a photon. It makes a transition from the ground state to an excited state and also gets a momentum kick. If the difference between the energy of ground state and the excited state is h cross delta, the angular frequency of the absorbed photon is closest to. तो यहाँ पे क्या किया है, एक एटम था, एक एटम है कोई, उसने एक फोटोन को क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है। ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी, दिसंबर 2011 में आया था ये क्वेश्चन, और यही सिमिलर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है अभी जून 2024 में। आपको क्लियर भी होगा कि किस टाइप से होता है। तो यहाँ पे एटम जो ग्राउंड स्टेट में था, स्टेबल था, वो एटम क्या हुआ, एक्साइटेड स्टेट में गया, और उसके पास कुछ मोमेंटम भी है। ठीक है, एटम ने फोटोन को एब्जॉर्ब किया, एक्साइटेड स्टेट में गया, और उसके पास कुछ मोमेंटम है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी डिफरेंस जो है वो h क्रॉस डेल है। एक्साइटेड स्टेट माइनस ग्राउंड स्टेट अगर हम निकालते हैं तो वो है h क्रॉस डेल, क्योंकि ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कम होती है, एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि उसने फोटोन को क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है, तब एक्साइटेड स्टेट में है वो, तो उसने उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है। तो इन दोनों का डिफरेंस है h क्रॉस डेल। इस फोटोन की फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा निकालना है, तो ओमेगा आपको फाइंड आउट करना है। एनर्जी जो है फोटोन की वो है h क्रॉस ओमेगा, ओमेगा की टर्म्स में ही हम लिखेंगे, एच न्यू आप लिख सकते हो अगर आपको सिर्फ फ्रीक्वेंसी पूछी होती। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में हो जाएगी h क्रॉस ओमेगा, और एटम की एनर्जी ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, तो यहाँ पे रूल जो है वो अपने दो फॉलो होने वाले हैं। एटम ने फोटोन को एब्जॉर्ब किया, अब एटम है एक्साइटेड स्टेट में। इस टाइप के जो फिनोमिनाज हम पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, तो हम क्या बोलते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दो जो हैं वो अपने क्या होंगे, एनर्जी और मोमेंटम जो है फाइनल और इनिशियल क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये दो लॉज हैं वो हम यूज करने वाले हैं, और एक आपको ये कंडीशन गिवन है। तो दोनों लॉज का अगर आप यूज करते हो तो सबसे पहले तो मोमेंटम हम निकालेंगे, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट का मोमेंटम हमें निकालना है कि इसके पास कुछ मोमेंटम है। यहाँ पे एटम क्या है, रेस्ट में है ग्राउंड स्टेट पे, इसके पास कोई मोमेंटम नहीं। फोटोन का मोमेंटम क्या होगा, h क्रॉस ओमेगा बाई सी आ जाएगा, E बाई सी होता है। तो यहाँ पे h क्रॉस ओमेगा बाई सी, और यहाँ पे प्लस 0, और एटम के पास मोमेंटम क्या है, मैं मान रही हूँ एक्साइटेड स्टेट में एटम का मोमेंटम है Pe, तो Pe की वैल्यू आ गई h क्रॉस ओमेगा बाई सी।
इसका हमें यूज करना है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ, H क्रॉस ओमेगा प्लस ग्राउंड स्टेट एनर्जी मैं लिखती हूँ mc², एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी मैं लिखती हूँ me²c²। यहाँ पे यूज करेंगे हम रिलेटिविस्टिक एनर्जी का। क्यों? क्योंकि फोटोन क्या है, स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट जो वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल है, तो हम रिलेटिविस्टिक केस लेके चलते हैं। c⁴ होगा प्लस p²c²। pe² की वैल्यू है H क्रॉस ओमेगा बाई c, तो ये वैल्यू है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालनी है ओमेगा की वैल्यू, ठीक है। तो H क्रॉस ओमेगा, H क्रॉस स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, H क्रॉस स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस m² c⁴ प्लस 2mc² H क्रॉस ओमेगा, और इस साइड में हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, me² c⁴, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में सिर्फ मास चेंज होता है। जो दिसंबर 2011 वाला क्वेश्चन था उसमें आपको ये एनर्जी डिफरेंस नहीं गिवन था, आपको सिर्फ क्या गिवन था कि जो मास ऑफ एटम था वो कितने से चेंज हुआ। अब इसमें एनर्जी डिफरेंस आपको गिवन है, तो एनर्जी डिफरेंस के लिए हम क्या लिखेंगे, एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी मैंने लिख ली me² माइनस mc², वो कितना है H क्रॉस डेल। तो me² c² की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या पुट कर दूंगी, पुट ही कर देते हैं हम डायरेक्टली। तो me² c² की जगह पे हम पुट करेंगे H क्रॉस डेल प्लस mc², और इसका क्या है, होल स्क्वायर है, ठीक है, प्लस pe² c²। स्क्वायर रूट तो कैंसिल होगा, हमने स्क्वायर लिया है बोथ साइड। अब ये स्क्वायर हम ओपन करेंगे, H क्रॉस स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस m² c⁴ प्लस 2mc² H क्रॉस ओमेगा इज इक्वल टू pe की वैल्यू आप पुट कर दो, H क्रॉस स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आएगा, यहाँ पे क्या आ रहा है वैल्यू, H क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर प्लस m² c⁴ प्लस 2H क्रॉस डेल mc², ठीक है। अब ये टर्म जो है वो कैंसिल हो रही है, ये टर्म जो है वो कैंसिल हो रही है। H क्रॉस ओमेगा की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 2mc² H क्रॉस ओमेगा यहाँ से किसके इक्वल आता है, 2H क्रॉस डेल mc² मैंने ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, H क्रॉस डेल कॉमन आया है, H क्रॉस डेल बचता है, डिवाइड में क्या आएगा 2mc², ठीक है। अब 2mc² H क्रॉस जो है वो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। ओमेगा की वैल्यू अपने पास आएगी डेल इंटू में 1 प्लस H क्रॉस डेल अपॉन 2mc²। ऑप्शन से आप मैच कर लो, ऑप्शन से हम मैच करते हैं, तो जो बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्या हुआ है यहाँ पे, जो दिसंबर 2011 का क्वेश्चन था हमने सोल्व किया था सिमिलर ही, वहाँ पे भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने लगाया था, और क्योंकि मोमेंटम था एटम के पास, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से वो कितना मोमेंटम उसने लिया है वो फोटोन के मोमेंटम से निकाल लिया था। उसमें आपको एनर्जी डिफरेंस नहीं गिवन था, उसमें क्या गिवन था कि एटम का मास m था, अब एटम का मास है m प्लस डेल्टा, तो उस टर्म्स में आपको ऑप्शंस गिवन थे। आई होप आपको समझ आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, रिपीट ही हुआ है जस्ट, अगर आपने वो ठीक से किया होगा तो ये इजीली सोल्व हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी जून 2024 में ही आया है आपका, द बोन डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट इट। आपको वैसे भी पता है बोन डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, फिर भी इन्होंने बता दिया है आपको। फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन प्लस मॉलिक्यूल द बोन डिसोसिएशन एनर्जी आर गिवन है आपको इस टाइप से, इफ द इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ ऑफ बोथ आर आइडेंटिकल, तो वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विल बी क्लोजेस्ट टू। आपको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन प्लस मॉलिक्यूल की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी गिवन है। आपसे पूछा है
हाइड्रोजन मोलिक्यूल की आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी, आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी ही आपसे पूछी है। तो सबसे पहले तो पूछा क्या है, हाइड्रोजन मोलिक्यूल H2 की आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करना, उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी वो आयनाइजेशन एनर्जी होती है। तो ये कन्वर्ट करना है हमें H2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, और जो एनर्जी रिक्वायर होगी, कितनी एनर्जी हम इसको दें, वो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी है, वो हमें फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में आपको गिवन है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की हम बात करें, हाइड्रोजन को डिसोशिएट करने के लिए, हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी, दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और वो आपको गिवन है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की कितनी, 4.478 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की गिवन है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे डिसोसिएट होता है, H प्लस। ठीक है, एक तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्लस में क्या होगा, एक तो H प्लस होगा, एक H होगा, और इसको डिसोसिएट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कितनी है, 2.651 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एक आपको पता है कि हाइड्रोजन एटम जो होता है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होती है, जो आपको पता है वो भी लिख लो। हाइड्रोजन एटम में क्या होगा, हाइड्रोजन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, और उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी वो होगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये 3 इक्वेशन आपके पास हैं, इन तीनों से आपको चौथी बनानी है, जो आपसे पूछी गई है ये इक्वेशन आपको जनरेट करनी है इन तीनों का यूज करके। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन देखूं, फर्स्ट में से किस टाइप से हम करते हैं, अपने को चाहिए H2 लेफ्ट हैंड साइड में और H2 प्लस राइट हैंड साइड में, है ना। तो अगर हम फर्स्ट माइनस क्या करें, सेकेंड करें, फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, और H तो अपने को इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने को चाहिए राइट हैंड साइड में, तो इलेक्ट्रॉन तो उधर ही है, तो हमें क्या करना है, थर्ड को भी हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। फर्स्ट माइनस सेकेंड प्लस थर्ड आप करते हो तो आपके पास क्या वैल्यू आती है, ये फर्स्ट माइनस सेकेंड प्लस थर्ड, एनर्जी इन दोनों को ऐड करो, ये सब्ट्रैक्ट करो, क्या वैल्यू आएगी वो लिखना है यहाँ पे, प्लस इक्वेशन क्या बनेगी, H2, ये तो एनर्जी रिक्वायर होगी, और H2 माइनस होगा, माइनस H2 प्लस अपने पास है एक हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पे इस साइड में क्या बन रहा है, H प्लस H, नेगेटिव है, नेगेटिव, H प्लस H माइनस H प्लस H प्लस एक इलेक्ट्रॉन, तो ये H कैंसिल आउट हो गया, ये H हाइड्रोजन प्लस जो है वो कैंसिल आउट हो गया। अब इधर एक हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन एटम इधर है, वो भी कैंसिल आउट होगा। तो हमारे पास क्या बन रहा है, H2 प्लस को हम उधर लेके जाएंगे, नेगेटिव साइड में है क्योंकि, तो यहाँ पे कुछ एनर्जी प्लस हाइड्रोजन मोलिक्यूल इज इक्वल टू हाइड्रोजन प्लस एक इलेक्ट्रॉन, तो सेम इक्वेशन हमारे पास आ गई। तो ये एनर्जी प्लस ये एनर्जी माइनस ये एनर्जी आप करते हो तो आपके पास क्या आएगी, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को आयनाइज करने के लिए, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी, और इनका सम करते हो तो ऑप्शन ए जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हीलियम एटम इज एक्साइटेड टू ए स्टेट विद द कॉन्फ़िगरेशन 2s2p with an energy 58.3 electron volt. After some time this atom spontaneously eject a single electron. The value of the orbital angular momentum quantum number L of the ejected electron in the final state of the system is.
तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि हीलियम एटम को एक्साइट कर रखा है और उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2s2p, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पॉन्टेनियसली एमिट हो रहा है, कोई भी हम स्पॉन्टेनियसली इजेक्ट आउट हो रहा है, कोई भी हम बाहर से एनर्जी नहीं दे रहे हैं उसको इजेक्ट आउट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पॉन्टेनियसली इजेक्ट आउट हो रहा है। तो कॉन्फ़िगरेशन आपको इस टाइप से गिवन है हीलियम एटम का। तो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा वो किस सेल से होगा, आउटर सेल से होगा, और आउटर सेल के लिए L की वैल्यू कितनी है 1, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर जो होगा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा सोचने की इसमें ज़रूरत नहीं थी, ये एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका कि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज जो इजेक्ट आउट होता है वो आउटर सेल से होता है। अब यहाँ पे क्या लिखा, आफ्टर सम टाइम, तो आफ्टर सम टाइम क्या कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, हीलियम एटम की अगर हम बात कर रहे हैं 1s में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन है 2s में और एक इलेक्ट्रॉन है 2p में। आफ्टर सम टाइम क्या हो सकता है कि 2s का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 1s में जंप कर जाए। अगर 2s का इलेक्ट्रॉन 1s में जंप करेगा तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी 1s की सेल की बाइंडिंग एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है, 2s की कम होती है, तो एक फोटोन यहाँ से रिलीज़ होगा, और फोटोन जो रिलीज़ होता है वो इन दोनों का डिफरेंस होगा, ठीक है, एनर्जी का। और ये जो डिफरेंस एनर्जीज़ में होगा, दोनों सेल की एनर्जी में जो डिफरेंस होगा वो 2s या 2p की एनर्जी से, बाइंडिंग एनर्जी से हमेशा ज़्यादा होगा। तो फोटोन जो रिलीज होता है ना वो 2s 2p की बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा होता है। तो ये फोटोन जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कर देगा। बाहर से हमने कोई भी एनर्जी नहीं दी है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो क्या रहा है, स्पॉन्टेनियसली इजेक्शन इसीलिए बोलेंगे क्योंकि हमने बाहर से ना कोई फोटोन दिया है ना कोई एनर्जी दी है आयनाइज करने के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी गिवन है हीलियम की, आप वैसे भी निकाल सकते हो। दोनों का डिफरेंस अगर आप देखते हो 1s 2s का, और फॉर्मूला आपको पता है nth स्टेट की एनर्जी का क्या होता है, और वहीं से आप डिफरेंस देख सकते हो। दोनों की एनर्जी में जो डिफरेंस आएगा वो 2s जो ऑर्बिटल है या 2p ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक प्रेजेंट है उसकी बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा आएगा, तो वो फोटोन उसको इजीली इजेक्ट आउट कर सकता है। तो नेक्स्ट अब बात करें कि हो सकता है 2p का इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं जंप कर रहा। तो जो नियरेस्ट सेल होती है ऑलवेज वही इलेक्ट्रॉन जो है वो वैकेंसी को फिल करता है 1s सेल की, ठीक है। अगर हम बात करते हैं k सेल में वैकेंसी है तो l सेल का ही इलेक्ट्रॉन k सेल की वैकेंसी को फिल करेगा क्योंकि वो उसके नियरेस्ट है, और क्योंकि एनर्जी जो बाइंडिंग एनर्जी है l सेल की वो कम है, इसकी ज़्यादा है, तो दोनों के लिए एक फोटोन रिलीज होगा। अब ये कंडीशन वैसी ही होगी ओजर इलेक्ट्रॉन जैसी ही। तो ये फोटोन जो निकल रहा है बाहर से हमने कोई भी फोटोन प्रोवाइड नहीं किया है, कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं की है, तो एक तरीके से सिस्टम आपको क्या दिखेगा कि स्पॉन्टेनियसली इजेक्शन हुआ। आफ्टर सम टाइम यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब क्या है 2s का इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा और 1 फोटोन जो रिलीज होगा वो इलेक्ट्रॉन को, जो 2p में इलेक्ट्रॉन है उसको इजेक्ट आउट करेगा। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर की वैल्यू आई 1। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा के जितने भी क्वेश्चन अभी तक नेट में पूछे गए थे वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। आई होप आपको समझ भी आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा के क्वेश्चंस देखेंगे।